हाँ जी, सेकंड मेथड हो गया, दूसरी विधि बिंदु विधि। अब इसके बाद तीसरी विधि है कुल विधि, कुल व्यय विधि। तो कुल व्यय विधि में वस्तु के मूल्य और उस वस्तु पर किया गया कुल खर्च, इसमें संबंध देखा जाता है। ऐसी वस्तु जिनमें वस्तु के मूल्य तथा उस वस्तु पर किए गए कुल खर्च के मध्य संबंध दर्शाया जाता है, वह मांग की लोच को मापने की कुल व्यय विधि कहलाती है। मांग की लोच को मापने की कुल व्यय विधि कहलाती है। अब देखिए, कुल व्यय विधि के अंतर्गत 3 पॉइंट आएंगे, उनकी बातें तो अभी हम करेंगे ही। हाँ जी, कुल व्यय विधि में आगे इसके अंतर्गत निम्न 3 स्थितियां होती हैं। इसके अंतर्गत निम्न 3 स्थितियां होती हैं। पहली है बेलोजदार मांग। बेलोजदार मांग में लिखना है, जब किसी वस्तु के मूल्य बढ़ें तब कुल खर्च भी बढ़े एवं जब वस्तु के मूल्य कम हो तब कुल खर्च भी कम हो। तो ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच कौन सी होगी? बेलोजदार मांग होगी। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग में लिखना है, जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो किंतु उस वस्तु पर किए गए कुल खर्च में परिवर्तन ना हो तो
तो साइड में कर दो, उसे देख लेना, ठीक है। परिवर्तन ना हो तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच इकाई लोचदार कहलाती है। इकाई लोचदार कहलाती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 इसमें पॉइंट नंबर 3 है, सेकंड के बाद में अत्यधिक लोचदार मांग। तो अत्यधिक लोचदार मांग में लिखना है जब किसी वस्तु के मूल्य में जिस दिशा में परिवर्तन हुआ है उससे विपरीत दिशा में कुल खर्च में परिवर्तन हो तब मांग की लोच अत्यधिक लोचदार कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके ये 3 पॉइंट थे, हो गए नोट। इसके बाद इसकी चौथी विधि थी, ये तीसरी थी। तो उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रहे थे, कौन से नाम दे रहे थे? नहीं इसी तरीके से नाम दे रहे थे। हाँ जी, तो इसमें ये 3 पॉइंट थे, ये कंप्लीट हो गए। चौथी विधि है चाप लोच विधि। आर्क मेथड। तो इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले का ध्यान रखना है, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। हाँ जी।